हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जो कि मैंने यहाँ गलती से 3 लिख दिया है, जो कि 4 है, 4th चैप्टर है, जिसका नाम है द मुगल्स 16th to 17th सेंचुरी। यानी हमने आपको कल ही बताया था कि जब भी सेंचुरी की बात की जाए तो उसकी अगर ईयर्स में डेट निकालनी हो तो आप 16th में से एक कम कर दें, यानी 15, और उसको 100 में कन्वर्ट कर दें। ऐसे ही 17 को 16 करके उसमें ईयर कर दें, तो यानी 1500 से 1600 का जो टाइम है, इसमें हम मुग़ल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इस दौर में मुग़ल्स कैसे थे और क्या थे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंडिया जो है ये एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, यानी जो इसका एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इस कंट्री में बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारी लैंग्वेज हैं और बहुत सारी अलग अलग जो हैं डाइवर्सिटीज़ हैं। इन डाइवर्सिटीज़ को एक यूनाइट करने के लिए ज़रूरी था कि कोई ऐसा रूल हो जहां पूरे इंडिया को एक ही गवर्नमेंट के अंडर रखा गया हो। जबकि अब से पहले हम जितना पढ़ते आए हैं उसमें छोटे छोटे इलाकों में छोटी छोटी सरकारें हुआ करती थी, जिसको हम स्मॉल ग्रुप्स कह सकते हैं। तो इनकी अपनी सरकारें हुआ करती थी। लेकिन फ़र्स्ट टाइम पूरा इंडिया, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया जो एक गवर्नमेंट, एक जो है बैनर के अंडर आया, तो वो मुग़ल टाइम था। वो मुग़ल्स थे जिन्होंने इंडिया को एक बैनर के अंडर लाकर खड़ा करा, और सारे कल्चर और सारा जो एक यूनिटी का जो फील था वो पहली बार इनके टाइम पे ही आया। आज भी मुग़ल जो है अब जा चुके हैं, यहाँ से एंड हो चुका है उनका टाइम। उसके बाद भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हर साल रेड फोर्ट से ही इंडिपेंडेंस डे को, यानी कि 15 अगस्त को लाल किले से ही जो है लेक्चर देते हैं, और ये हमारी यूनिटी का एक सिंबल है रेड फोर्ट, जो कि इंडिया में है, और ये भी मुग़लों का ही बनाया हुआ है, यानी उनकी ही निशानी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मुग़ल हैं कौन। सबसे पहले सवाल आता है कि ये हैं कौन। तो मुग़ल कौन हैं? अगर हम एक्चुअल में ये एक तरह का ट्राइब या आप एक तरह का ग्रुप कह सकते हैं, तो ये लोग आए कहाँ से? तो अगर हम बात करें इनके फैमिली ट्री की, तो जो इनकी मदर हैं वो हैं एक चंगेज़ ख़ान, इनकी फैमिली से हैं। यानी जो मंगोलिया एक इलाका है, चाइना के नॉर्थ में पड़ता है, तो चंगेज़ ख़ान वहाँ का शासक था। बहुत ज़्यादा जो है क्रूर शासक था, यानी बहुत बेरहम शासक था, और इसने पूरी दुनिया को जीतने का मिशन बनाया था, और काफ़ी खून खराबा इसने अपने वक्त में फैलाया था। तो इनके ही ख़ानदान से इनकी माँ थी, और जो मुग़ल थे, इनके जो पिता थे वो पहले ज़माने में जो ईरान, इराक़ और टर्की, इन 3 इलाकों को मिलाकर के जो एरिया बनता था, वहाँ पर इनके फादर का रूल था, यानी तैमूर, जो कि 1398 में दिल्ली आया, और इस 98 और 99 में दिल्ली में अटैक करके बहुत ज़्यादा कत्लेआम लोगों को मारा गया था यहाँ पर। तो मुग़ल इन 2 जो ग्रेट कह सकते हैं आप, जो ख़ानदान थे, ग्रेट बड़े जो डायनेस्टीज़ थी, उनका मिक्सचर थे। तो इनका भी इस हिसाब से विजयी होना और वॉरियर होना ये तो तय था। तो इनके दौर में, मतलब जो इनका इंट्रोडक्शन है वो यही है कि ये अपने आप को, इनके दौर में कभी इन्होंने ख़ुद को मुग़ल नहीं कहा, या ना कभी इन्होंने ख़ुद को मंगोल कहा, बल्कि ये लोग प्राउड फील करते थे ख़ुद को तैमूर से जोड़ते हुए, और ख़ुद को तैमूरी, हिंदी में कहेंगे तैमूरी, कहा करते थे, और इंग्लिश में तैमूरिड्स या टिमूरिड्स इनको कहा जाता है। तो ख़ुद को ये तैमूरी का कहना पसंद करते थे। ठीक है, यहाँ पर
इन्होंने जब भी अपनी पेंटिंग वगैरह बनवाई हैं तो उसमें ख़ुद को तैमूर के हर राजा ने, जो भी इनके अलग अलग राजा हुए हैं, हर राजा ने ख़ुद को तैमूर के साथ बैठा हुआ एक पेंटिंग में दिखाया है, क्योंकि ये तैमूर को अपना आइडियल या तैमूर को अपना जो है बड़ा मानते थे, अपना जो है पूर्वज मानते थे। तो कभी भी उन्होंने ख़ुद को उससे अलग जो है नहीं किया। तो अब हम जानेंगे कि मुग़ल इंडिया कैसे आए या किस तरह से जो है पहला मुग़ल बादशाह भारत आया। तो पहला मुग़ल बादशाह बाबर, जिनका पूरा नाम है ज़हीरुद्दीन बाबर, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो 1494 में इनको एक फरगना नाम की जगह थी सेंट्रल एशिया में, वहाँ के इनको राजा बनाया गया और सिर्फ 14 साल की उम्र में। और इसके बाद जो है इनके जो मामा वगैरह थे, चाचा वगैरह थे, उन्होंने इनको गद्दी से हटा के भगा दिया। कुछ सालों तक ये भटकते रहे। आपकी बुक में इनको 12 ईयर्स का बताया गया है, जबकि इतिहास में अलग अलग आता है, समटाइम 14 समटाइम 12। तो 12 को हम ऑथेंटिक मानते हैं बिकॉज एनसीईआरटी ने इसको 12 कहा है, और एनसीईआरटी ही इंडिया के अंदर मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स जो है रिसर्च में माना जाता है बुक्स में। तो इन्होंने जो है कुछ साल तक ये भटकते रहे। 1504 में काबुल पर अटैक करा और काबुल को अपने अंडर ले लिया, काबुल को अपने अंडर ले लिया। उसके बाद इन्होंने 1526 में दिल्ली की तरफ अपना रुख किया, और दिल्ली में, जो कि उस टाइम पर दिल्ली सल्तनत थी, इब्राहिम लोदी का राज था, दिल्ली पर अटैक करा और दिल्ली को अपने अंडर, दिल्ली और आगरा को कर लिया। तो ये था यहाँ पर इंडिया में मुग़ल रूल की स्टार्टिंग। अब बात करते हैं मुग़ल जो सिस्टम था उसमें इनहेरिटेंस या सक्सेशन कैसे होता था, यानी उत्तराधिकारी कैसे बनाए जाते थे। तो बहुत सारे घरानों में ऐसा होता होगा कि जो बड़ा बेटा है वो राजा के बाद अगला राजा बनता है, लेकिन मुग़ल के यहाँ सिस्टम क्या था, इन्होंने तैमूरियों का तरीका अपनाया। क्योंकि तैमूरियों में क्या होता था कि मान लीजिए कोई मिस्टर ए हैं, ये तैमूरी हैं और इनके 3 बेटे हैं, तो इनकी पूरी जो जायदाद और पूरा जो इनका राज्य है वो 3 हिस्सों में बँट जाएगा। फिर फर्दर मान लीजिए इनके 3, इनके 2 और इनके 4 बेटे हैं, तो इनका जो भी राज्य था वो इस 4 हिस्से में, इनका 2 में और इनका फिर 3 में डिवाइड हो जाएगा। तो तैमूरी परंपरा में ये सिस्टम चलता था। तो यही सिस्टम मुग़लों ने अपने यहाँ रखा। हालांकि इससे ऑपोजिट भी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर अब बात करेंगे हम कि मुग़लों के दूसरे राजाओं से कैसे रिलेशन थे। तो सबसे यहाँ अहम बताया गया है राजपूतों के बारे में। तो राजपूत जो भारत की सबसे बहादुर कौम मानी जाती थी, इन्होंने अपनी बेटियों की शादी मुग़लों से करी ताकि इनसे रिश्ते इनके अच्छे हो जाएं। हाँ, हालांकि कुछ ऐसे भी राजपूत घराने थे जिन्होंने मुग़लों का बहुत विरोध किया और कभी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। सिसोदिया करके एक जो है राजपूतों का वंश आता है, सिसोदिया, दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया भी इसी फैमिली से आते हैं। तो इन्होंने मुग़लों को कभी एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन बाद में इन्होंने मुग़लों ने इनको हरा दिया, और हराने के बाद इनको ह्यूमिलेट नहीं करा, यानी इनको इंसल्ट नहीं किया, और बल्कि इनका जीता हुआ जो इनका इलाका था वो जीत करके इन्हीं को वापस दे दिया। बस ये कहा कि आप हमारे अंडर काम करो, आप हमारे अंडर हमारी मास्टरी जो है वो स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो कि वी आर योर मास्टर्स एंड रूल एज यू वांट। तो ये मुग़लों के बारे में ये हमें पता लगता है। फिर मनसबदारी सिस्टम ये लोग लेकर आए। जैसे हमने दिल्ली सल्तनत में एकता के बारे में पढ़ा, सेम वही चीज़ मनसबदारी सिस्टम है, लेकिन कुछ चीज़ों में ये एकता से डिफरेंट है। जैसे मनसबदारों की सैलरीज होती थी, इनके पास कुछ आर्मी का एक्सपेंड करना होता था, इनको रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और इनकी रैंक वगैरह जो है जागीर और ज़ात, ये 2 चीज़ें हैं, इससे तय हुआ करती थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं मनसबदारों के बारे में। इसके बाद आता है कि ज़ब्त और ज़मींदार, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी, इसमें कुछ ऐसी वैसी चीज़ें नहीं है बहुत ज़्यादा टेक्निकल। सिंपल ये है कि जो ज़मीन है, मान लीजिए इतना बड़ा इलाका है और इसमें ये एरिया किसी और ज़मींदार के पास है, ये किसी और के पास, इतना किसी और के पास, इतना किसी और के पास।
तो ये सब अपने अपने इलाके से टैक्स कलेक्ट करेंगे और राजा को यानी बादशाह को देंगे, और उसके बाद राजा इनको इनकी सैलरी देगा। इसके बाद यहाँ बताया गया है मुग़ल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। तो जब 1600 का टाइम आया और उसके बाद का टाइम आया तो मुग़ल जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत पॉपुलर हो चुके थे, बाहर से विदेश से भी लोग आया करते थे। और उस टाइम पर शाहजहाँ और जहांगीर का राज इंडिया में जो है मुग़ल इनके अंडर ही चल रहे थे। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है इमारतें बनवाई और इस तरह की चीज़ें हो रहीं, जिससे कि मुग़ल वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हो गए और इनका जो है नाम काफ़ी जो है चलने लगा। इसके बाद जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गईं तो मनसबदारी सिस्टम इतना बढ़ गया कि उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, और एक इतनी बड़ी तादाद आ गई कि 8000 से ज़्यादा मनसबदार थे। तो उस ज़माने में ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया था, तो सब चीज़ें कंट्रोल करना और सबकी खबर रख पाना ये बहुत मुश्किल चीज़ें थी। तो बहुत हद तक चीज़ें ऐसी होती कि जो बड़े बड़े जो मनसबदार थे वो दूर दराज के इलाकों में चले गए और उन्होंने अपनी अपनी जो है ख़ुद की रियासतें, ख़ुद की डायनेस्टीज़ जो हैं वो कायम कर ली। जैसे हैदराबाद में इनका ही मुग़लों का ही एक ज़मींदार था चीन कुलिच खान, उसने अपना हैदराबाद में सिस्टम तैयार करा और हैदराबाद रियासत की नींव डाली। और ऐसे ही अवध में भी जो मुग़लों के ही ज़मींदार और जागीरदार या मनसबदार थे, उन्हीं में से निकले हुए लोग अवध में इन्होंने अपना अवध में नवाब अपना सिस्टम डेवलप करा। ऐसे ही इन्हीं में से कुछ लोग जो हैं वो निकल कर बंगाल की तरफ गए, जिन्होंने बंगाल में नवाब बनकर कई सालों तक राज करा और बाद में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए इन लोगों ने अपना सब कुछ जो है देश के लिए लुटा दिया। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुग़लों के बाद हुई, लेकिन हमारी बुक में यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। मैंने इसको इन शॉर्ट एक्सप्लेन करा है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।